8 अप्रैल 2023। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, पिछले 3 दिनों से आप नोट करें कि इस चैनल के ऊपर एक्वेरियम फिश की वीडियोस और परिंदों की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। असल में हर चैनल के ऊपर मैं अलग अलग टाइम नहीं दे सकता, इसलिए तीनों कंटेंट्स को इसी चैनल किचन गार्डनिंग के ऊपर ही शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि एक ही चैनल के ऊपर कंटेंट को संभालना मेरे लिए आसान हो सके। तो कुछ दिन ऐसे ही मछलियों की वीडियोस, परिंदों की वीडियोस और गार्डनिंग वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। आज सोचा थोड़ी सी आपको वेजिटेबल की अपडेट दे देता हूँ। खीरे बहुत माशाल्लाह लगे हुए हैं हमारे पौधों को, और अब आकर गर्मी भी शुरू हो जाएगी। आई थिंक अब बारिशें नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ने वाली है। पौधों की हालत अभी से थोड़ा थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा कड़क हो गई है। पूरा दिन सूरज इसी तरह चमकता रहता है। चलिए आपको थोड़ा सा जोश दिला देता हूँ। ये है खीरे की बेल, और ये एक ही ग्रो बैग जिसकी गहराई 11 इंच थी और इसका ऊपर से कड़ा गुलाई इसकी 24 इंच है। इसके अंदर मैंने बेलें लगाई हैं 8, वो भी बिल्कुल साथ साथ में ही लगाई हैं। आप देख सकते हैं एक पौधा ये लगा हुआ है और एक उसके साथ है, तकरीबन 1 इंच का फासला होगा। और ये देखिए ये 2 ये लगे हुए हैं, तो साथ साथ में ही पौधे लगे हुए हैं और पौधों की सभी की ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इस ग्रो बैग के अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई। कल ही मैंने इनके सारे पत्ते नीचे वाली साइड से हटा दिए हैं, ताकि हमें फ्रूट नज़र आ पाए और फ्रूट सही तरीके से पक भी पाए। अगर पत्ते बहुत ज़्यादा रहेंगे और पत्ते डीले होने की वजह से, क्योंकि जो पुराने पत्ते होते हैं वो डीले होकर मिट्टी के साथ में टच हो जाते हैं और वहाँ पर पानी लगने की वजह से फंगस भी एक्टिव हो जाता है, जिस वजह से पौधों की ग्रोथ रुक सकती है। हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती और धूप वहाँ पर नहीं जा पाती, जिस वजह से पौधों की ग्रोथ रुकना शुरू हो सकती है। तो इसलिए मैंने नीचे वाले सारे पत्ते बड़े बड़े और छोटे छोटे काट दिए हैं, ताकि टहनियाँ हमें साफ साफ नज़र भी आ सकें। तो एक ग्रो बैग के अंदर 8 बेलें मैंने लगाई हुई हैं और हर बेल की ग्रोथ हो रही है। और अब देखिए खीरे जो लगे थे वो बड़े साइज़ के होकर नीचे वाली साइड पर लटकना शुरू भी हो गए हैं। बेलों की हाइट कितनी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। 3G कटिंग इसकी करनी चाहिए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये बेल अभी तकरीबन इसकी हाइट, हर बेल की हाइट तकरीबन 5 फुट तक होगी या 6 फुट होगी किसी न किसी की, लेकिन ज़्यादातर इनकी हाइट 5 फुट के करीब ही है। ऊपर रस्सियाँ जो बांधी थी मैंने, अब रस्सियों के ऊपर ये बेलें आ गई हैं। इसके ऊपर अब ग्रोथ करेंगी। इवन के देखिए नीचे वाली टहनी से लेकर ऊपर वाली एंड टहनी तक ये देखिए खीरे बनना शुरू हो रहे हैं। हर नोड एरिया जहाँ से पत्ते की ग्रोथ होती है वहाँ पर आप देख सकते हैं फूल लगे और उसके बाद में खीरे भी बनना शुरू हो गए। 3G कटिंग क्या होती है? देखिए मैंने कभी भी 3G कटिंग करके नहीं देखी और ना ही मुझे कुछ लगा कि उससे कोई अच्छा रिज़ल्ट मिला है। जब करूँगा तो ही पता चल पाएगा 3G कटिंग का कोई फ़ायदा होता है या नहीं। 3G कटिंग ब्रांचेस को काटना होता है, मतलब एक टहनी जो मेन टहनी आ रही है, नीचे से बनती हुई टहनी आ रही है और तकरीबन 1 फुट की हो जाए तो उसको ऊपर से काट देना चाहिए। फिर पौधा साइड ब्रांचेस निकालना शुरू होता है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मुझे डिटेल के साथ नहीं पता है कि 3G कटिंग कैसे करते हैं और उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। आपके सामने है, सिर्फ बीज लगाए, पौधों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, उनके हाल पर छोड़ दिया, बस इनको खाना मिलता रहा और कीड़ों को मैंने पौधों से दूर रखा। बस ये मैंने काम किए और बहुत सारे पौधों के ऊपर फूल भी लगे और उनके अंदर से खीरे भी बनना शुरू हो गए, जो कि अभी तक बन रहे हैं। लेकिन पौधे की इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, इतनी ज़्यादा हाइट भी नहीं है। अब जो गर्मी शुरू हो गई है, क्योंकि हमने ग्रीन नेट ऊपर लगाया हुआ था पहले से ही, तो अगर हमने ग्रीन नेट ना लगाया होता, सूरज की सीधी सीधी धूप इन पत्तों के ऊपर आती तो इनके पत्ते भी बर्न होना शुरू हो जाते। क्योंकि खीरे के पत्तों के ऊपर जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, धूप पड़ती है गर्मी की, तो फिर इनके पत्तों के ऊपर बुरा असर होने लगता है। पत्तों के ऊपर बुरा असर होगा, पौधा खाना नहीं बना पाएगा सूरज की धूप में, तो नई टहनियाँ नहीं आएंगी, फूल नहीं लगेंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? फल भी नहीं लगेगा। इसलिए खीरे को जब भी आपने लगाना है गर्मी के दिनों में, तो इसके ऊपर शेड ज़रूर रखना है। या तो किसी दीवार के साथ लगा दीजिए जहाँ पर पूरे दिन की धूप ना आती हो लेकिन रोशनी रहती हो। लेकिन ये वाला एरिया पूरे दिन की धूप वाला एरिया है। मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगा दिया है, ऊपर से धूप आती है, इस कपड़े में से तेज़ धूप छन जाती है और थोड़ी नीचे आ जाती है। ये 40% या 50% वाला नेट है, मतलब आधी धूप ऊपर रह जाएगी और आधी रोशनी उसकी नीचे आ जाएगी। इसकी वजह से पत्तों के ऊपर बर्निंग नहीं आती और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं इसको खाद कौन सी दी है मैंने। तो केमिकल कोई भी एक कतरा भी इस मिट्टी के अंदर केमिकल खाद वाला नहीं है। केमिकल खाद देने की वजह से आपकी सब्ज़ी इनऑर्गेनिक नहीं होती। इनऑर्गेनिक सब्ज़ी वो तस्वुर की जाएगी जिसके ऊपर आपने कीड़े मार केमिकल वाला पेस्टिसाइड का स्प्रे किया होगा।
इंटरनेशनल फूड ग्रेड स्टैंडर्ड। जब हम सब्जियां एक्सपोर्ट करते हैं किसी और मुल्क में तो इसके ऊपर टेस्ट भी होता है। उनको इसकी रिपोर्ट चाहिए होती है कि फ्रूट के छिलके के ऊपर या फ्रूट के अंदर कोई जहर का असर तो नहीं है, अगर है तो कितने % है। अगर तो पेस्टिसाइड का स्प्रे किया होगा तो फिर डेफिनेटली टेस्ट के अंदर उसका असर भी आएगा, रिपोर्ट में वो भी लिखा जाएगा, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर केमिकल खाद का इस्तेमाल किया होगा तो फिर केमिकल खाद कोई बुरी चीज़ नहीं है। खाद है वो पौधे की ज़रूरत है वो, जैसे हम इंसान मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं, भले वो फूड के ज़रिए हो भले वो सिंथेटिक हो। तो इन ऑर्गेनिक सब्जियां आप उसी को कहेंगे जिसके ऊपर आपने पेस्टिसाइड का स्प्रे किया होगा। पेस्टिसाइड का भी अगर कंट्रोल में रहकर स्प्रे किया होगा, कीड़ों को पौधों से दूर रखा होगा, तो फिर आपकी सब्जी भी ऑर्गेनिक ही रहेगी, जैसा कि मेरी सब्जियां भी ऑर्गेनिक ही है। मैंने इसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर किया, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं स्प्रे हल्का सा करता हूं, लेकिन बहुत ही कम डोज करता हूं। मैं ज़्यादा भर भर के पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करता। जब मुझे लगता है कि पौधे के ऊपर फ्रूट लग चुका है और ये अगले 2 से 3 दिन तक उतर जाएगा या उतारने के काबिल हो जाएगा, तो फिर मैं स्प्रे नहीं करता जब तक कि मैं उस फ्रूट को उतार ना लूँ, क्योंकि स्प्रे का असर मिनिमम 5 दिन, 7 दिन या फिर 15 दिन के लिए रहता है। तो बस अगर आप पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूरत के मुताबिक करेंगे तो फिर कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि मैं तो ज़रूरत के मुताबिक भी नहीं करता हूँ, ज़रूरत से भी कम करता हूँ। तो इसके अंदर फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया के थ्रू बनाया हुआ फर्टिलाइज़र ही मैं दे रहा हूँ। इसके अंदर सरसों की खली वाला फर्टिलाइज़र भी है, जो कि कल ही मैंने दिया है। मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि वो मैंने कैसे बनाया, और अब तो इस्तेमाल भी कर लिया है। कल थोड़ा सा बचा हुआ था, उस सभी को मैंने पानी के अंदर मिक्स करके हर गमले के अंदर 1-1 पानी वाला लोटा डाल दिया है। मतलब लोटे के अंदर कितने लीटर पानी होगा, 1 से 1.5 लीटर पानी शायद आता होगा, तो एक ग्रो बैग के अंदर 1 लोटा मैंने डाल दिया। तो इसके अलावा अच्छा रिज़ल्ट हासिल करने के लिए मिट्टी की गोडी भी आपको बराबर करना पड़ती है। अभी इसकी ज़्यादा गोडी मैं कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पत्ते थे, बहुत टहनियाँ साथ साथ में हैं और रूट्स भी साथ साथ में हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा गोडी इस पर नहीं की थी। आज इसकी भी हल्की हल्की सी मैं गोडी कर दूँगा। एरेशन बढ़ जाता है, एरेशन बढ़ने की वजह से फिर फंगस भी एक्टिव नहीं होता और जड़ें ज़्यादा आती हैं। जैसा कि ये देखिए, इसको मैंने कल ही हल्की हल्की सी गोडी भी की है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें होती रहीं, मिट्टी हर गमले की कॉम्पैक्ट हो गई थी। तो कॉम्पैक्टनेस को ख़त्म करने के लिए हल्की हल्की सी गोडी करना, मिट्टी को ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साथ में मैंने धनिए के पौधे भी लगाए हुए हैं, धनिए के साथ में ही मिट्टी को भी चढ़ा दिया, ताकि धनिए के पौधे जो एक साइड पर गिरे हुए थे या फैल गए थे, नीचे गिर गए थे, वो सभी अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं मिट्टी का सहारा लेते हुए। तो एक ही ग्रो बैग के अंदर आप काफ़ी कुछ उगा सकते हैं। स्पेस आपके पास होनी चाहिए। पहले मेरे पास क्या था कि 12-12 इंच के ग्रो बैग थे या फिर मिट्टी के 12 इंच के गमले थे। उनके अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है, ज़्यादा पौधे भी नहीं लगा सकते और पौधों की हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाती। सब्ज़ी वाले पौधे हों या कोई से भी पौधे हों, उनको ज़्यादा मिट्टी मिले और ज़्यादा चौड़ी जगह मिले तो ज़्यादा पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो हम स्पेस को भी ज़्यादा इस्तेमाल में ले आते हैं। साथ में धनिया लगा दिया, देखिए कितना खूबसूरत अंदाज से धनिया बढ़ रहा है। बारिशें होने की वजह से, तेज़ हवा चलने की वजह से ये पौधे सारे नीचे गिर गए हुए थे, लेकिन मैंने इनको सपोर्ट दी और इनको सहारा दिया मिट्टी का, और ये फिर से अपने पाँव पर खड़े हो गए। जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली मैंने धनिए के पौधे भी ज़रूर लगाए हैं, क्योंकि ये रूटीन में डेली बेस पर किचन में इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है। तो पुदीना हो या धनिया हो, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा भिंडी के पौधे भी अब देखिए खड़े हो गए हैं अपने पाँव पर। छोटी छोटी सी क्यूट क्यूट सी भिंडियाँ लगना शुरू हो गई हैं। ये ऊपर जो फूल खिला था उसका कवर है, देखिए कितनी प्यारी भिंडी है। ये ऊपर भी 2 लगी हुई हैं, बल्कि ये एक अभी छोटे से पौधे को 4 भिंडियाँ लग चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी होंगी और ये पौधा भी और बड़ा होगा। भिंडी के पौधे का सीज़न काफ़ी लंबा होता है, जब तक गर्मी रहेगी तब तक इनको वक्त के साथ साथ भिंडियाँ लगती रहेंगी। तो हर पौधे के साथ भिंडी लगी हुई है। इसके साथ भी मैंने हरा धनिया ज़रूर लगाया है, इसको भी सपोर्ट दे दी है ताकि ये नीचे गिरे नहीं। जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी हम पत्तियों को तोड़ेंगे, टहनियों को तोड़ेंगे और धनिया अपने किचन में फ्रेश इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही करेले की ग्रोथ भी अब शुरू हो चुकी है। करेले की बेलें अब बड़ी हो गई हैं और रस्सियों के ऊपर चढ़ गई हैं और इसके ऊपर अब फैलना शुरू होंगी। करेले का सीज़न भी काफ़ी लंबा होता है, जब तक गर्मी रहेगी तब तक करेले की बेल भी रहेगी और वक्त के साथ साथ इसको करेले लगते रहेंगे। इसके अलावा टमाटर तो जनाब क्या कहने, अभी दिखाता हूँ जनाब आपको टमाटर के क्या कहने। मौसम असल में ठंडा हो गया था ना पिछले दिनों, तो उस वजह से टमाटर जल्दी लाल नहीं हुए। अभी भी कुछ लाल हो गए हैं, जैसा कि ये है। जिसमें हल्की सी लाली आ जाए समझ आइएगा उसका साइज़ मज़ीद बढ़ नहीं पाएगा। देखिए
टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं जनाब, उतरते ही रहते हैं। अभी टमाटर का साइज़ और भी बड़ा हो रहा है क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था पिछले दिनों, तो टमाटर का साइज़ भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। और जो कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, टमाटर और हरी मिर्च के पौधों में ख़ास तौर पर कैल्शियम की कमी हो जाती है फ्रूट में। जब बार बार एक पौधे को फल लगता रहता है, मिट्टी के अंदर खाद की कमी हो जाती है, क्योंकि फल देने वाले पौधे को खाद की ज़रूरत भी होती है। अगर मिट्टी के अंदर खाद की कमी हो जाएगी तो फिर कोई ना कोई इफेक्ट तो आपको देखने पर नज़र आएगा। अभी दिखाता हूँ, एक था, ये देखिए, कैल्शियम की कमी की वजह से ये हो गया है। तो इसके अंदर भी कल दोबारा से मैंने खाद दी है, क्योंकि सब्ज़ी वाले पौधों में हमें, जिन्होंने फल देना होता है, हमें रूटीन में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो पौधे की ग्रोथ ओवरऑल तो होगी लेकिन ज़्यादा फल नहीं लगेगा। ज़्यादातर हम समझते हैं कि शायद गाय के गोबर ही सब कुछ है, लेकिन गाय के गोबर के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है। नाइट्रोजन से क्या होगा, आपका पौधा हरा भरा तो होता है, पत्ते नए आते हैं, लंबा चौड़ा होगा पौधा, डार्क ग्रीन पत्ते होंगे, लेकिन उनको ज़्यादा फल नहीं लगेगा जब तक कि मिट्टी के अंदर मुनासिब फॉस्फोरस और पोटाशियम ना मिले। सल्फ़र, जिंक, मैग्नीज़, ये सब चीज़ें ना हो, एलिमेंट्स ना हो, तो फ्रूट सही नहीं बनता। अब एक मेरा नया ट्रायल भी चल रहा है खाद बनाने का, उसमें मैंने फ़िश मील और भून मील का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टमाटर के पौधों को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है, इसीलिए इनका फल नीचे से ख़राब हो जाता है। तो पौधे में कैल्शियम की कमी ना होने पाए और दीगर एलिमेंट्स भी उनको मिल जाए, उसके लिए मैंने फ़िश मील का इस्तेमाल किया है। फ़िश मील में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है, और भून मील में फॉस्फोरस भी होता है, पोटाशियम भी होता है, लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती। तो उसको भी फर्टिलाइज़र मेकिंग बैक्टीरिया के अंदर डबो दिया है मैंने, और इंशाल्लाह 7 दिन तक वो भी खाद तैयार हो जाएगी। अब अगले हफ्ते में पौधों को वो खाद दूंगा। इसके अलावा आपको दिखाऊं, जो कल में हमने लगाई थी अंगूर की, वो सब की सब उग गई थी, और इनको हमने छोटे छोटे से गमलों के अंदर शिफ्ट कर दिया था, और इसकी ऐड भी हमने वेबसाइट के ऊपर लगा दी थी। उसका लिंक यूट्यूब कम्युनिटी टैब में मैंने शेयर भी कर दिया था। काफ़ी सारे पौधे हमारे सेल हो गए और काफ़ी अभी पड़े भी हुए हैं। इसके अलावा गुलाब के पौधे, जो कि कट रोज़ वैरायटी थी, उसके पौधे भी हमारे पास तैयार हो गए थे और ये भी काफ़ी सेल हो गए। अभी भी कुछ पौधे पड़े हुए हैं। बैंगन के पौधों को भी मैंने शिफ्ट कर दिया हुआ है उन्हीं 6.5 इंच के प्लास्टिक के गमले के अंदर, और कुछ अनार के पौधे भी हमने तैयार करके बहुत सारे सेल हो गए हैं, अभी भी कुछ पड़े हुए हैं। ये वाइट बदाना अनार है, सफ़ेद रंग का अनार लगता है, सफ़ेद रंग के दाने होते हैं और वो मीठे भी होते हैं। लीजिए, रोज़े की हालत में इतना बोल लिया है मैंने, अब मेरी ज़ुबान होने लगी है खुश्क, गला भी दे रहा है जवाब। अब मैं वीडियो को यहीं पर बस करता हूं, और आने वाले कुछ दिनों में आपको हाउस प्लांट के ऊपर वीडियोस जो दूसरे चैनल के ऊपर थी वो शिफ्ट कर रहा हूं। इसी चैनल के ऊपर मछलियों की वीडियोस और परिंदों की वीडियोस भी इसी चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूं। इसलिए घबराइएगा नहीं कि दूसरे चैनल वाली वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर क्यों आ रही हैं। असल में मैं सिर्फ किचन गार्डनिंग को ही सही से टाइम दे पाता हूँ, तो इसी के ऊपर सब कुछ करना चाह रहा हूँ। और परिंदे रखने का दोबारा से मुझे जोश आ गया है। मैं इस बार रखने वाला हूँ फिंचेस, जिसको वाइट जावा भी कहते हैं। वाइट जावा रखने का मेरा प्लान है, और हो सकता है इसके साथ कुछ और भी परिंदा मैं रखूं, लेकिन फ़िलहाल के लिए वाइट जावा फिंचेस मैं रखने वाला हूं। उसकी ब्रीड भी करवाएंगे हम, उसकी केयर कैसे करनी है, ये सब कुछ आपको इसी चैनल के ऊपर मिला करेगा। अभी भी आप इनके बीज लगा सकते हैं खीरे के, क्योंकि गर्मी का सीज़न काफ़ी लंबा होता है, नवंबर के महीने तक इसका सीज़न चलता रहता है। अभी भी बीज लगाना चाहें आप, अप्रैल का महीना है, या अप्रैल के एंड तक भी आप इसके बीज लगा सकते हैं। तो फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए बीज, और आप भी लगाइए। छोटी सी स्पेस में भी, छोटी हाइट में ही पौधों को फल लगना शुरू हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।